जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मिशन आईक्यू के डेली करंट अफेयर्स एपिसोड में। और आज है 16 अगस्त 2026 और हमने कुछ महत्वपूर्ण खबर आपके लिए लाया है जो हमने कवर किया है पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से, जो सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ आज के महत्वपूर्ण खबर, वो भी हम सवालों के माध्यम से। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो भी हम न्यूज़ आपको लाएंगे वो सवालों के माध्यम से ही हम कवर करेंगे ताकि आपको डायरेक्ट बेनिफिट इसका मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। आज का जो पहला सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो है फाल्कन स्ट्राइक, है ना। फाल्कन स्ट्राइक किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये फाल्कन स्ट्राइक जो है वो अमेरिका के मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स है। एक्चुअली दोस्तों अगर हम बात करें तो फाल्कन स्ट्राइक जो है एक अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड होता है उसका एक ये टास्क फोर्स है। किस चीज़ के लिए टास्क फोर्स है? तो जो ड्रोन अटैक होता है उससे सुरक्षा करने के लिए ये एक कमांड बनाया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये फाल्कन जो स्ट्राइक है इसकी घोषणा जो है वो यूएस सेंट्रल जो कमांड जो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो सेंटकॉम इसको बोला जाता है, वो सेंटकॉम के माध्यम से इसको किया गया है। एक्चुअली दोस्तों अगर हम बात करें सेंटकॉम है क्या? सेंटकॉम जो कि एक यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड है, ये अमेरिका का एक ज्योग्राफिक यूनाइटेड कॉम्बैक्ट कमांड है। जिस तरह से अगर हम बात करें भारत की, अगर आप बात करते हो तो भारत के जैसे नेवल बेस की अगर हम बात करें तो भारत की नेवल बेस कहाँ कहाँ पर है? तो अरब सागर की तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो भारत की जिस तरह से नेवल बेस है उसी तरह से अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका का बहुत सारा जो कमांड है पूरे विश्व में हर एक देशों में फैला हुआ है। उसी तरह से एक सेंटकॉम है। सेंटकॉम कहने का मतलब है कि ये भारत के छोड़ करके बाकी जितने सारे सेंट्रल एशिया हैं, साउथ एशिया है और मिडिल ईस्ट है, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं, अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। ये किस दौरान स्थापना किया गया था? तो जब रोनाल्ड रीगन एडमिनिस्ट्रेशन था, जब उनकी सरकार था, तो उस समय इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो मैकडिल एयरफोर्स बेस जो कि टम्पा फ्लोरिडा में इसका जो है मुख्यालय है। अगर हम बात करें दोस्तों जो सेंटकॉम है उसकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एओआर क्या है? हमने आपको बताया था कि इसमें जो मुख्य रूप से जो कवर होता है वो मिडिल ईस्ट वाले देश कवर होते हैं, सेंट्रल एशिया वाले देश कवर होते हैं और साउथ एशिया का जो देश है वो क्षेत्र जो है कवर होता है। आप देख सकते हैं मैप में जिस तरह से दिया गया रेड, ये पूरा जो रेड आपको दिख रहा है ये पूरा सेंटकॉम का क्षेत्र है, यानी कि अमेरिका का एक सेंटकॉम कमांड है और ये अमेरिका यहाँ पर ये पूरे कमांड को यहीं से चलाता है, यहाँ पर रेगुलेट करता है। दोस्तों हम भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत इस कमांड में शामिल नहीं है, क्योंकि भारत जो है अमेरिका के साथ यूएस इंडो पैसिफिक कमांड में शामिल है। तो भारत को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है वो सेंट्रल एशिया कंट्री होने के कारण जो है ये सेंटकॉम के जो एओआर है यानी कि जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण खबर भी है दोस्तों कि जो इजराइल है वो 2021 में यूएस यूरोपियन कमांड जो एक और अमेरिका का कमांड है यूएस यूरोपियन कमांड, वहां से वो निकल करके जो है वो सेंटकॉम के जो एओआर में उसको ट्रांसफर किया गया था। क्योंकि जो इजराइल है वो मिडिल ईस्ट में स्थित एक देश है, तो इसको यूएस यूरोपीय कमांड से निकाल करके जो है सेंटकॉम के जो एओआर है यानी कि एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें इसको शामिल किया गया था। अगर आप बात करें दोस्तों कि जो सेंटकॉम है उसमें टोटल 21 जो है नेशंस जो है उसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया है? दोस्तों 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया है? तो 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को 15 अगस्त 1943 को ब्रिटिश की जो शासन है उससे स्वतंत्र हुआ था और भारत जो है 15 अगस्त को हर साल जो है इंडिपेंडेंस डे मनाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही स्वतंत्रता का अवसर पर एक ट्रस्टी विथ डेस्टिनी में भाषण दिया था, यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें इन्होंने भाषण दिया था। भारतीय संविधान से अगर हम बात करें कुछ जुड़े हुए डेट है, जैसे कि 26 नवंबर की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर को हम संविधान अपनाए। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया और फिर हमने 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाया
जाता है। अगर हम नेशनल फ्लैग जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने स्वतंत्रता दिवस को, वो अगर हम उसकी बात करें तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन जो है वो पिंगली वेंकैया को दिया गया था। जो पिंगली वेंकैया हैं उनको दिया गया था डिज़ाइन करने के लिए, और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ध्वज के बीच में जो अशोक चक्र होता है, उस अशोक चक्र में 24 तीलियाँ जो है वो होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अशोक चक्र है और इसमें 24 तीलियाँ हैं जो क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों, जो इंडिपेंडेंस डे होता है उसमें जो झंडा फहराया जाता है वो रेड फोर्ट जो न्यू दिल्ली है वहाँ पर फहराया जाता है। किसके माध्यम से फहराया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसको हर साल जो है फहराया जाता है। इसके बाद राष्ट्र के नाम जो है संबोधन किया जाता है। नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वो सवाल है कुरिल द्वीप समूह को लेकर के एक विवाद हुआ है, वो किन 2 देशों के बीच जो है विवाद हुआ है? ये न्यूज़ में आया था द हिंदू में। ये कुरिल द्वीप समूह है, इसको लेकर के अभी फ़िलहाल जो है एक विवाद आया है, और ये जो विवाद है किन 2 देशों के बीच है? तो दोस्तों ये रूस और जापान के बीच जो है विवाद है। सवाल ये नहीं है कि विवाद ये रूस और जापान के, इससे क्या सवाल आ सकता है दोस्तों? तो इससे सवाल आ सकता है ज्योग्राफी से रिलेटेड, मैप से रिलेटेड आ सकता है। जैसे हम बात करें जो कुरिल आइलैंड है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर-पश्चिमी पैसिफिक ओशियन में एक द्वीप श्रृंखला है। अगर हम बात करें तो जो जापान का जो होक्काइडो है, अगर यहाँ से आप रसिया की तरफ जाते हैं, यानी कि जो कामचटका पेनिनसुला है वहाँ तरफ जाते हैं, तो बीच में आपको जो है द्वीप श्रृंखला आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम कुरिल आइलैंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी को लेकर के फिलहाल जो है रूस और जापान में जो है विवाद उत्पन्न हो गया है। इसी को लेकर के जो जापान के प्रधानमंत्री ने उनको कमेंट किया था रूस के राष्ट्रपति को, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति जो है यहाँ पर आ चुके हुए थे। ठीक है, ये क्या है? सी ऑफ ऑक्से की और जो नॉर्थ पैसिफिक बीच में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए जापान के दृष्टि से, जापान के लिए काफ़ी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है दोस्तों, सवाल हमें इसमें क्या बन सकता है, इस पर ध्यान रखना है। हो सकता है कि अगर आप बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हो तो उसमें सवाल ये बन सकता है क्रम में सजाएं। जैसे कि अगर बोलेगा कि अगर हम जापान से जाते हैं रसिया की तरफ तो इनमें से कौन कौन से जो है आइलैंड आता है, तो आप अगर क्रमबद्ध तरीके से याद रखोगे तो होक्काइडो, उसके बाद कुरिल आइलैंड, उसके बाद कमचटका पेनिनसुला। तो इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो रसिया के बीच है और जापान के बीच है। जैसे इसमें क्या होता है कि जो जापान है उसको नॉर्थर्न टेरिटरी कहता है, जबकि रूस इसको साउथर्न कोरिल के संदर्भ में देखता है। तो यही कारण से जो है विवाद उत्पन्न होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के कुछ एग्रीमेंट या कुछ ऐसा ट्रीटी हुआ नहीं है। बहुत 100 साल पहले से ये चीज़ें आ रही है। 1855 में पहली बार जो ट्रीटी किया गया था रूस और जापान के बीच, फिर 1875 में किया गया था, फिर 1945 में जो है सोवियत फोर्स ने जो 4 नॉर्थर्न आइलैंड है उस पर कब्जा कर लिया। फिर 1951 में जो सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी हुआ था। फिर 1956 में जापान और सोवियत जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ था। तो कई बार जो है दोनों देशों के बीच जो है समझौता हुआ भी है इसको लेकर के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्रथम इंडिया इजराइल जो हैकथॉन की जो थीम है वो क्या है? प्रथम इंडिया इजराइल जो हैकथॉन है उसकी थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रीस्टोरेटिव हेल्थ केयर। क्या है? रीस्टोरेटिव हेल्थ केयर जो है इसका थीम है ना। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया और इजराइल के संबंध की बात करें तो भारत और इजराइल के बीच पूर्ण रूप से राजनयिक संबंध जो है 1992 में स्थापित हुआ था। इससे पहले भारत ने 1950 में भी इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन जो राजनयिक संबंध है हमने 1992 में स्थापित किया था। 2022 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की जो है 30वीं वर्षगांठ भी हमने मनाया था। ठीक है दोस्तों, और आज हम देख सकते हैं कि हमारा जो इजराइल के साथ संबंध है वो काफ़ी घनिष्ठ हो गया है। एग्रीकल्चर में अगर देखें इजराइल भारत का संबंध अगर देखें तो बहुत ही इजराइल का भारत में कह सकते हैं सहयोग है एग्रीकल्चर के प्रमुख क्षेत्रों में। दोनों देशों के बीच जो है दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट बहुत सारे भारत में चल रहे हैं, उससे रिलेटेड जो पहल हैं यहाँ पर चल रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जो इजराइल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ वो भारत में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिले, भारत ज़्यादा अपनाए। जैसे कि अगर आप बात करें तो जो ड्रिप इरिगेशन है आप भारत में जो देखते हैं वो कहीं न कहीं इजराइल से ही प्रेरित है, वहीं से ये टेक्नोलॉजी लाया गया है। या फिर प्रोटेक्टेड जो कल्टीवेशन है या हॉर्टिकल्चर है या वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर है, इस पर भी इजराइल जो है भारत को जो है सहयोग कर रहा है। वाटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो दुनिया में सबसे बेस्ट जो वाटर मैनेजमेंट जो अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी तो वो इजराइल के पास है, और हम वो उस इजराइल की टेक्नोलॉजी के लिए भी जो है हम
कह सकते हैं कि उससे हम सीख रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ भी जो वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। साइंस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत और इजराइल के बीच जो है इनोवेशन और जो R&D कोऑपरेशन के जो है बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D जो है टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन फंड जो है वो दोनों देशों के बीच लाया जाता है, और दोनों देशों के बीच जो साइंटिस्ट हैं उनके बीच जो है R&D जो है वो एक कह सकते हैं इनिशिएटिव जो है वो शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखो उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सवाल है MS मारिया किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको घेरा कर लो, ध्यान रखो, ये सवाल जो है एग्जाम में आ सकता है। MS मारिया है ना, MS मारिया किससे संबंधित है? दोस्तों MS मारिया देखा जाए तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोचिन शिपयार्ड का इको फ्रेटर MPV है ना, इको फ्रेटर MPV है ये क्या है एक्चुअली दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये अभी जर्मनी को सौंपा गया है MS मारिया। ये एक इको फ्रेटर मल्टीपर्पस वेसल है, MPV है। इस कोचिन शिपयार्ड में इसको बनाया गया था और ये जर्मनी को सौंपा गया है। तो आपको लग रहा होगा कि भारत में जो शिपयार्ड है, जो वो इतने अच्छे तरीके से बना सकते हैं वेसल्स कि हम पूरे विदेश को भी सौंप सकते हैं। तो जी बिल्कुल, भारत ने जर्मनी को ये पहला नहीं दूसरा बार सौंपा है। इससे पहले भी हमने एक कोचिन शिपयार्ड से बना करके उसको सौंपा था। ये कोचिन शिपयार्ड है क्या दोस्तों? तो ये भारत की एक प्रमुख कंपनी है, जहाँ पर शिप बिल्डिंग भी हो जाता है और उसका रिपेयर भी किया जाता है। इसका मुख्यालय जो कोची केरला में स्थित है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवे के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। कह सकते हैं कि ये भारत का एक CPSE है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें शिप बिल्डिंग में भारत का क्या महत्व है, तो भारत के कुछ प्रमुख शिप बिल्डिंग सेंटर हैं, जैसे कोची हो गया, मुंबई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, कोलकाता हो गया, गोवा हो गया। तो ये शिप बिल्डिंग है भारत के जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर अधिक मात्रा में जो है जहाज़ों का निर्माण किया जाता है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये इसकी विशेष भूमिका रखता है, क्योंकि अधिकांश तो भारतीय जो शिप बिल्डिंग होते हैं वो कोचिन शिपयार्ड में ही केरला में किया जाता है। जैसे कि अगर हम कोचिन शिपयार्ड की कार्य की बात करें तो जो कॉमर्शियल शिप है वो भी इसका निर्माण करता है, नेवल शिप भी बनाता है, ऑफशोर वेसल्स भी बनाते हैं और रिपेयर भी करता है। तो विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ पर मरम्मत और निर्माण का कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, भारत की पहली जो प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस किस मार्ग से संबंधित है? भारत की पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस किस मार्ग से संबंधित है? तो दोस्तों ये लखनऊ और दिल्ली से चलाया जाएगा। तो लखनऊ और दिल्ली से जो है भारत की पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन जो है, जिसका नाम होगा स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस, यानी कि जो तेजस एक्सप्रेस है उसी को स्प्राइट के माध्यम से इसको चलाया जाएगा। कहाँ से कहाँ? लखनऊ से दिल्ली के बीच। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये भारत की पहली जो प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन है वो चलाया जा रहा है लखनऊ और दिल्ली के बीच। ये प्राइवेटली ब्रांडेड है के रूप में है। इसमें जो एक बहुत बड़ा कंपनी है कोको कोला, तो उसका एक प्रोडक्ट है स्प्राइट, उसके नाम पर इसको ब्रांडेड किया गया है। और ये 6 महीना के लिए ये कह सकते हैं कि शुरुआती ये चलाया जा रहा है, और ये 20 अगस्त से इसको शुरू किया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों ये तेजस एक्सप्रेस क्या है, तो भारत का ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन है, और ये आधुनिक सुविधाओं के साथ है, लैस भी है। ठीक है, लखनऊ नई दिल्ली तेजस की बात करें तो क्योंकि ये रूट जो सबसे बिजीएस्ट रूट है, तो यहाँ पर ये IRTC के माध्यम से जो है इसको कॉर्पोरेट करके जो है ट्रेन सर्विस जो है शुरू किया गया है। क्योंकि जो ट्रेन सर्विस है एक्चुअली जो है भारत में जो देखता है वो IRCT देखता है, और IRCT से ही इसका एग्रीमेंट हुआ होगा कोको कोला का, और उसके बाद फिर जो है एक पूरा जो ट्रेन ही है उसको स्प्राइट तेजस, आप देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से ब्रांडेड किया गया कलरफुल स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस के नाम से, ताकि जब उस रोड से चलेगा तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट का एक बहुत बड़ा ये स्रोत हो चुका है। ठीक है, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन रेलवे जो कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन ही एक कह सकते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, और तेजस एक्सप्रेस जो है इसका संचालन करता है। ठीक है, तेजस एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले 24 मई 2017 को इसको शुरू किया गया था। ये भारत की प्रमुख जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन है, उसमें से एक माना जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो CBDC बेस्ड DBT है उसको शुरू करने वाले पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन बने? फिर से हम सवाल को पढ़ते हैं,
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो सीबीडीसी बेस्ड डीबीटी शुरू करने वाले पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन से बने? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ तथा दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव। ये इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर हम बात करें जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीएमजीकेवाई है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का एक फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य है कि जो लाभार्थी हैं उसको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से संबंधित हैं। अगर हम सीबीडीसी की बात करें दोस्तों, तो ये सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। भारत की सीबीडीसी को डिजिटल रुपी भी बोला जाता है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जारी करता है। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक का मनी है जो डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो लाभार्थी है उसको डायरेक्ट अकाउंट में एक कूपन के रूप में इसको ट्रांसफर किया जाएगा, और उस कूपन का इस्तेमाल जो है लाभार्थी से खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस योजना में सीबीडीसी का उपयोग क्या है? तो जो फूड सब्सिडी है उसको डिजिटल करेंसी टोकन के रूप में लाभार्थी को एक वॉलेट दिया जाएगा, और उस वॉलेट का इस्तेमाल जो है वो खाद्य चीज़ों को खरीदने के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि इसे ट्रांसपेरेंसी और टारगेटेड डिलीवरी और लीकेज जो है वो कम होगा। अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये सरकार की एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से सबसे पहले जो अहमदाबाद गुजरात है वहाँ पर शुरू किया गया था, फिर पुडुचेरी में शुरू किया गया था, और उसके बाद जो चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली में इसको घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो है कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीत करके शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? कॉमनवेल्थ जो फेंसिंग चैंपियनशिप है वो भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीत करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, 35 टोटल हमने पदक जीता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप की, अगर हम बात करें तो यह प्रतियोगिता जो है ये कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन CFF के अंतर्गत आयोजित किया गया था। 2026 में सीनियर और वेटरन चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो लागोस जो कि नाइजीरिया में इसको आयोजन किया गया था। ये फेंसिंग के 3 प्रमुख विपेन होते हैं, एक होता है फॉइल, इपे और सबरे। इन 3 प्रमुख विपेन में इंडिविजुअल टीम जो है इवेंट आयोजित किया जाता है। कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन की बात करें दोस्तों, तो फेंसिंग कंपटीशन का संचालन जो है ओवरसाइट कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन ही करती है, और इसमें एक जो अवार्ड है, ट्रॉफी है, वो दिया जाता है जिसका नाम है विल्सन सवर्ड ट्रॉफी प्रदान किया जाता है। अगर हम 2026 की चैंपियनशिप की बात करें तो ये नाइजीरिया में हुआ था, और भारत इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीता है। अगर हम भारत की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें 67 जो फेंसर्स हैं वो एक साथ है, सबसे बड़ा जो कॉन्टिजेंट है वो भेजने वाला देश भारत बना था। यानी कि हमारे यहाँ जो भागीदारी लिया था वो 67 फेंसर्स ने भाग लिया था, और इसमें हमने 35 जिसमें से पदक जीत कर लाए हैं, शीर्ष स्थान हमने इसमें प्राप्त किया है। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो है 97 वर्ष की आयु में निधन होने वाले प्रसिद्ध पूर्व चीन प्रधानमंत्री कौन थे? 97 वर्ष की आयु में निधन होने वाले प्रसिद्ध पूर्व चीनी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जू रोनजी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री है, किसका निधन हो गया दोस्तों, ये व्यक्ति का जो कार्य है ये इसका महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको न्यूज में लाया गया है, इसलिए हमने इसको पिक किया है, और इससे सवाल बन सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें, जो जू रोनजी हैं ये चीन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। चीन के प्रमुख आर्थिक सुधारकों में से इनको माना जाता है। इन्होंने 1998 से 2030 तक 3 तक चीन के प्रधानमंत्री रहे हैं, और इन्होंने जो भी चीनी गवर्नमेंट कंपनी है, बैंकिंग है, उसमें इन्होंने बहुत ही तेजी से सुधार किया था। जिस तरह से भारत में जो मनमोहन सिंह जो हैं वो सुधार किए थे 1991 में, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे, उसी तरह से जो जू रोनजी हैं काफ़ी तेजी स्तर से, भारत से भी काफ़ी तेजी स्तर से इन्होंने सुधार किया था, इसीलिए इनको यहाँ पर हमने आज कवर किया है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो आर्थिक सुधार उसकी अगर हम उपलब्धि की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने रिफॉर्म लाया, सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको उन्होंने कम किया, हाउसिंग और हेल्थ केयर रिफॉर्म किया, इन्फ्लेशन पर भी नियंत्रण किया, और जो माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसमें इन्होंने काफ़ी तेज़ी से विस्तार किया, और आज उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि जो चीन है पूरे दुनिया का प्रोडक्शन हाउस बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इनका एक और है कि WTO में पहले से ही चीन नहीं था। चीन जो है 11 दिसंबर 2001 को WTO का सदस्य बना था, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे जू रोनजी।
इसीलिए इसको खबर में लाया गया है। तो जूरौनजी जो है उन्हीं के काल में जो है वो डब्ल्यूटीओ में इसका मेंबरशिप प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको हम करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं। और जो शंघाई कनेक्शन है, अगर हम बात करें कि ये मेयर बने थे पहले शंघाई का, उन्होंने शंघाई में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो ये काम किया है, पूरे चीन के लिए कह सकते हैं कि सकारात्मक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति था, इसलिए इसको हमने कवर किया है। तो इसके बारे में एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। सवाल नंबर 10 है दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम है, वो उसके लिए कितनी राशि मंजूर की है। ठीक है दोस्तों, सवाल है कि केंद्र सरकार ने जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट स्कीम है, उसके लिए कितनी राशि जो है मंजूर की है। तो आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपया जो है उसकी राशि मंजूर की गई है। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र सरकार ने सीएमएसए के तहत 10,000 करोड़ रुपया मंजूर किया है। ये दोस्तों सीएमएस क्या है? तो सीएमएस भारत में कंटेनर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाला एक संस्था है। इसका फोकस है कि जो कंटेनर है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, ताकि हम पूरे विश्व के अन्य देशों पर इस पर भरोसा या कह सकते हैं निर्भर न रह सकें। खुद की सप्लाई चैन जो है उसको रेजिलियंस बनाया जा सके, मजबूत बनाया जा सके। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया जो है राशि जो है वो प्रदान किया है कि आप खुद ही जो है कंटेनर बनाओ, हमें किसी दूसरे देश से कंटेनर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, अगर आप कंटेनर खरीदते हो, हम समुद्री मार्ग से जहाज से क्या होता है कि हम सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कंटेनर जो है ये कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में भी इसका भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम कंटेनर पोर्ट की बात करें तो ये यहाँ भारत में बहुत बड़े-बड़े जो पोर्ट हैं वहाँ पर कंटेनर जो है उतारे जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें जीएनपीटी जो महाराष्ट्र में है, मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में है, चेन्नई पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, और कोलकाता पोर्ट जिसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है, और कोचीन पोर्ट। ये महत्वपूर्ण भारत का जो है कंटेनर पोर्ट है, जहाँ पर बड़े-बड़े जो है कंटेनर जो है आते हैं, और या फिर कंटेनर यहाँ से विदेशों में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 11 है, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से किस बीमारी को नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने पर विचार करने को कहा है। फिर से हम सवाल को पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से किस बीमारी को नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने पर विचार करने को कहा है। तो आंसर हो जाएगा कैंसर। जो कैंसर है उसको जो है नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने पर विचार करने को कहा गया है। दोस्तों, जो नोटिफिएबल डिजीज होता है वो क्या होता है? नोटिफिएबल ऐसा बीमारी जिसके मामले की सूचना जो है वो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को देना जरूरी होता है, और इससे सरकार को डिजीज सर्वाइलेंस आउटब्रेक मॉनिटरिंग करने में जो है वो मदद मिलती है। ठीक है, ये कैंसर तो आपको पता ही हो कि कैंसर जो है एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एनसीडी है। ये सामान्यतः व्यक्ति से व्यक्ति संक्रमण से नहीं फैलता है। भारत में जो कैंसर है अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो है यूनिवर्सली नोटिफाइड डिजीज घोषित नहीं है। कई राज्यों में जो यूटी है अपने स्तर पे इसको नोटिफिकेशन जैसी व्यवस्था बनाई है, लेकिन सेंट्रल सरकार है ऐसा कोई नोटिफिएबल डिजीज घोषित नहीं किया है। और इसी को संदर्भ को देखते हुए जो सर्वोच्च न्यायालय है ने उसने निर्देश दिया है कि कैंसर को जो है नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया जाए। ये सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस पर विचार करने को कहा गया है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम है, भारत सरकार की तरफ से चलाया जाता है। ये आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल लॉ के अंतर्गत इसको संचालन किया जाता है। और बहुत सारे जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडी है चलाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे फोकस किया जाता है ताकि ट्रीटमेंट अर्ली ट्रीटमेंट हो सके। और अगर बात करें तो 2026 तक देश में 770 डिस्ट्रिक्ट जो है एनसीडी क्लिनिक और 364 डिस्ट्रिक्ट जो है डे केयर कैंसर सेंटर के रूप में स्थापित की है। ये सरकार ने जानकारी दिया है, तो सरकार इसमें भी आगे काम कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।